बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करना है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सबसे पहले स्टोमेटा है क्या? वो पोर्ट्स जो गार्ड सेल्स के दरमियान में होते हैं उन पोर्ट्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और जो गार्ड सेल के बारे में आता है कि गार्ड सेल्स की जो शेप है वो डिसाइड करती है स्टोमेटा को ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। अगेन फिर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये फिर ये आर्टिकल बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गार्ड सेल के बारे में कहा जाता है कि ये फंक्शन एज ए मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व, कि ये काफ़ी सारी चीज़ों को सेंस करके हाइड्रोलिक पानी की मूवमेंट करवाता है और फिर वो जो वॉल्व है या उसको क्लोज करेगा या ओपन करेगा। यानी हमारे पास जो गार्ड सेल्स है ये मल्टी सेंसरी है, काफ़ी सारे फैक्टर को देख रहा होता है और उसके बाद हाइड्रोलिक पानी की मूवमेंट होगी, या सेल के अंदर जाएगी या सेल से बाहर होगी, एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा, और फिर ये वॉल्व ओपन होगा जो दरमियान में स्टोमेटा या क्लोज होगा। एक्सटर्नल फैक्टर जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गवर्न करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी या क्वालिटी, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन। तो ये सारी वो फैक्टर्स हैं जिनको गार्ड सेल्स बड़े एफिशिएंटली डिटेक्ट करके फिर उसको स्टोमेटल रिस्पॉन्स में जनरेट करते हैं कि स्टोमेटा को ओपन करना चाहिए या क्लोज करना चाहिए। अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे करेंगे, इसके बारे में दो हाइपोथेसिस हैं, बड़े सिंपल से हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जर्मन बोटेनिस्ट एच वेन मोल, सबसे पहले इसने इस हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया या प्रपोज किया। अच्छा, जर्मन बोटेनिस्ट एच वेन मोल इसने प्रपोज किया कि गार्ड सेल एपिडर्मस के वाहिद सेल हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है। यानी आप ये समझ लें कि इसके सराउंडिंग में जितने भी एपिडर्मस के सेल्स हैं, जैसे ये सपोज हम कर लेते हैं ये एपिडर्मस के सेल्स हैं, किसी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। सिर्फ गार्ड सेल वाहिद एपिडर्मस के सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन गार्ड सेल के अंदर शुगर या ग्लूकोज बनेगा जब लाइट अवेलेबल होगी। अच्छा, गार्ड सेल का किसी दूसरे सेल के साथ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन नहीं है, इस वजह से गार्ड सेल का जो मटेरियल है वो डायरेक्टली किसी दूसरे सेल में नहीं आएगा, बल्कि वो किसी मेम्ब्रेन के ज़रिए से गुजर के दूसरे सेल में आएगा, या फिर बाहर से मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर इंटर होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो सेल हैं प्लांट के वो आपस में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं, तो बासानी इसका मटेरियल इसमें जा सकता है और इसका मटेरियल इसमें जा सकता है। लेकिन यहाँ चूँकि ये कनेक्शन नहीं है तो इस वजह से जिस भी मटेरियल ने आना है वो या तो सेल मेम्ब्रेन से गुजरेगा या गुजरेगा नहीं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ओपनिंग, इस मॉडल के मुताबिक ओपनिंग कैसे होती है? शुगर से मुराद यहाँ हम सुक्रोज लेते हैं आमतौर पे। जब फोटोसिंथेसिस होती है जो मेन चीज़ बनती है वो क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज एक सल्यूट का काम करती है, इट इजीली डिजॉल्व इन वाटर, कि ये पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती, इजीली डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, यहाँ हमने एक बात डिस्कस की थी कि पानी में जितने ज़्यादा सल्यूट की अमाउंट बढ़ती जाएगी उसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्लियर? ये बात बहुत डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। अब चूंकि सुक्रोज एक सल्यूट का काम कर रही है, ये पानी में बड़ी आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, तो इसके अंदर एबिलिटी है कि वो बड़ी आसानी से वाटर पोटेंशियल कम कर देती है वाटर के अंदर, ये गार्ड सेल के अंदर। अब होगा क्या? सबसे पहले हमने एक बात अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, जो गार्ड सेल की शेप है वो डिसाइड करती है कि गार्ड सेल्स में स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर गार्ड सेल इस तरह फ्लैसिड फॉर्म में है, ऐसे ये फ्लैसिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्टोमेटा क्लोज होगा। लेकिन गार्ड सेल जब टर्जिड फॉर्म में है और इसकी जो शेप है वो डंबल शेप होगी या फिर बीन शेप होगी, तब इसकी ये शेप की वजह से दरमियान में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ एक सुराख हो जाएगा। इस सुराख को हम कहते हैं स्टोमेटा और ये ओपन हो जाएगा। क्लियर?
तो अब ये टर्जिड कैसे होगा और ये फ्लैसिड कब होगा? सबसे पहले जैसे रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि सेल फ्लैसिड है। अब कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया रात के वक्त जो गार्ड सेल थे वो फ्लैसिड थे, और फ्लैसिड होने की वजह से ये शेप मेंटेन नहीं थी, और दरमियान में जो स्टोमेटा है ऑलमोस्ट क्लोज है, पार्शली क्लोज आमतौर पे होते हैं, दरमियान में माइनर से गैप्स आ रहे होते हैं, जिससे माइनर सी एक्सचेंज ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है। तो सबसे पहले होगा क्या कि चूंकि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत है, तो इसमें शुगर यानी सुक्रोज वगैरह बनना शुरू होगा, और इस सुक्रोज के बनते ही जो वाटर पोटेंशियल है गार्ड सेल का वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो एपिडर्मिस में वाटर मौजूद है सराउंडिंग सेल्स के अंदर, वो रैपिडली अंदर आना शुरू हो जाएगा ऐसे, और जब ये अंदर आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड होने से इसकी शेप मेंटेन होगी, स्टोमेटा दरमियान में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, शुगर बना, वाटर पोटेंशियल कम हुआ, एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर हुआ, पानी अंदर आया, गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और पोर इज फॉर्म ड्यू टू सेपरेशन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल की जो ही शेप मेंटेन हुई उनके दरमियान, क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है कि अंदर वाली सरफेस होती है कनकेव और बाहर वाली सरफेस होती है कन्वेक्स, तो इस वजह से जब ये अपनी शेप को दोबारा रिस्टोर करेंगे तो उसकी रिस्टोरेज की वजह से दरमियान में गैप बनेगा, और इस गैप की वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्टोमेटा ओपन होंगे। क्लियर? अच्छा, क्लोजिंग कैसे हो रही है? शुगर लेवल डिक्रीज होगा। शुगर लेवल कैसे डिक्रीज होगा? इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो दिन के वक्त शुगर बना था वो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टार्च इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, और जो इनसॉल्युबल हो वो सल्यूट का काम नहीं करते, वो चूंकि पानी में डिजोल्व नहीं हुए तो वो वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी शुगर इफेक्ट करेगी, वाटर पोटेंशियल को कम करेगी, स्टार्च नहीं करेगी। तो अगर हमारे पास शुगर से स्टार्च बन रही है तो शुगर की जो अमाउंट है पानी में कम होगी, जो ही शुगर की अमाउंट पानी में कम होगी और वाटर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाए। और तीसरा, शुगर रेस्पिरेशन में भी यूटिलाइज हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो सुक्रोज का लेवल है या जो शुगर का लेवल है वो गार्ड सेल में कम होना शुरू होगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर्ड। ऑस्मोटिक प्रेशर साल्ट की कंसंट्रेशन को कहा जाता है कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी, सेल फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है, लेकिन ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि सुबह होते ही रैपिड राइज हुआ टर्गर प्रेशर के अंदर, और जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स हैं उन्होंने शेप मेंटेन की और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो गई। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और फैक्टर ऐसे हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर इन्वॉल्व है। जो दूसरा फैक्टर, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेविट, उसने कहा कि दूसरा जो फैक्टर है वो पोटाशियम इनफ्लक्स है, कि जो ही दिन के वक्त स्टोमेटा यानी जो ही दिन होता है, दिन के होते ही सोडियम सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, सॉरी पोटाशियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और पोटाशियम सेल वही काम करते हैं जो सुक्रोज ने किया कि वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा, एंडोऑस्मोसिस होगी, टर्जिडिटी होगी गार्ड सेल्स की, और ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल होगी। लेकिन ये जो पोटाशियम आ रहा है ये एक्टिवली आ रहा है, क्यों आ रहा है इसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। दिन के वक्त क्या हुआ कि पोटाशियम गार्ड सेल्स के अंदर आया, अंदर आते ही वाटर पोटेंशियल को उसने कम किया, एंडोऑस्मोसिस हुआ, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल मेंटेन हुई और ओपनिंग। और रात के वक्त क्या होगा कि आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम के या डिफ्यूजन की वजह से होगा या पैसिवली होगा, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी, सेल फ्लैसिड कर जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगी। अच्छा, रात के वक्त स्टोमेटा का क्लोज होना, इसका फायदा क्या होगा कि चूंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज की तो ज़रूरत नहीं होती। तो अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा पानी एवोपरेट या ट्रांसपायरेशन करता रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। यानी दिन के वक्त तो प्लांट को एफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है ना, कि उसने बहुत ज़्यादा उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और जो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है उसको बाहर वो रिलीज़ करता है। हाँ, रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, जस्ट रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है कि CO2 बाहर जा रही होती है और ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है।
तो इस वजह से यहाँ पार्शली क्लोज स्टोमेटा होता है जिसमें सफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। अगर रात के वक्त भी इसको ओपन रखा जाता है तो इसमें फिर जाहिर बात है बहुत ज़्यादा पानी भी तो एवोपरेट होता है ना, इन पोर्स के ज़रिए से, ट्रांसपायरेशन इन्हीं के ज़रिए से तो हो रही होती है। तो पानी को बचाने के लिए रात को स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर दिया जाता है, कंप्लीटली क्लोज कभी नहीं होता, ये पार्शली क्लोज आमतौर पे होता है। अब वो कौन से फैक्टर है, हमने कहा कि जो हमारा गार्ड सेल है इट इज़ ए मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व, कि बहुत सारे फैक्टर्स को डिटेक्ट करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे स्टोमेटा को ओपन करना चाहिए और क्लोज करना चाहिए। तो उसमें से एक फैक्टर, जो दो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ख़ासतौर पे पोटाशियम इन्फ्लेक्स के लिए, एक तो CO2 का लेवल है, कि जितना ज़्यादा CO2 का लेवल गार्ड सेल में कम होगा गार्ड सेल की ओपनिंग होगी, या CO2 का लेवल जब बढ़ेगा तो गार्ड सेल की क्लोजिंग होगी। क्लियर? अच्छा, ये दिन के वक्त गार्ड सेल CO2 का लेवल जाहिर बात है कम हो जाएगा क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये जो फैक्टर है ये फ़ौरन ही ऐसे मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर देगा जिसकी वजह से गार्ड सेल ओपन होंगे, और यानी उसमें मेन फैक्टर वो कौन सा होगा, पोटाशियम इन्फ्लक्स। और रात के वक्त जो लेवल ऑफ CO2 है वो चूँकि बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस भी हो रही है, और जिसकी वजह से वो सारे के सारे मैकेनिज्म जो ओपनिंग का बाइस बने थे वो सारे स्टॉप हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज कर जाते हैं। क्लियर? तो उन मैकेनिज्म का मतलब, और दूसरी हमारे पास ब्लू लाइट है, ये भी फोटोसिंथेसिस का रिलेशनशिप है, यानी इन शॉर्ट दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का मेन फैक्टर है वो ओपनिंग और क्लोजिंग करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पोटाशियम इन्फ्लक्स को फोटोसिंथेसिस कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यानी जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो पोटाशियम क्यों अंदर आना शुरू होता है, जब फोटोसिंथेसिस रात को स्टॉप हो जाती है तो कैसे पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास गार्ड सेल्स है और ये अभी फ्लैसिड शक्ल में मौजूद है। अब जो ही ब्लू लाइट या लाइट आती है तो इसमें फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के शुरू होते ही इसमें शुगर बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस शुगर के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूंकि कम होती है तो ये एक शुगर कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। शुगर या CO2 का लेवल कम होना, वो क्या करते हैं, इस शुगर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और चूंकि एसिड है ये फौरन ही अपना हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट आयन, जो नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? अब जो ही अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं तो गार्ड सेल समझते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम में आ गया है, तो वो फौरन ही इस हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर निकालने के लिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन में एक पंप लगा हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटाशियम पंप एक्सचेंजर। क्लियर? तो इसके जरिए से हाइड्रोजन बाहर जाता है और ये काम क्या हो रहा है, बाय द यूज ऑफ ATP, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये पंप क्या करता है कि हाइड्रोजन को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब हाइड्रोजन को बाहर निकालना शुरू करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ नेगेटिव आयन की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो ये पंप पोटाशियम को अंदर लेके आता है, जो इस मैलेट के साथ मिलके क्या बनाता है, पोटाशियम मैलेट। और पोटाशियम मैलेट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जो ये सेल है ये इस तरह आप कह सकते हैं टर्जिड हो जाएगा। क्लियर? तो ब्लू लाइट ने या कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो लोअर लेवल है इसने इन सारे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। ब्लू लाइट ने क्या किया, अगर लाइट ना होती तो फोटोसिंथेसिस ना होती तो ये सारा प्रोसेस रुक जाता है। तो इस वजह से दो मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से पोटाशियम अंदर आना शुरू होता है। हुआ क्या, फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना या सुक्रोज बना, जिसकी वजह से मैलिक एसिड बनना शुरू हुआ, और मैलिक एसिड की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एसिडिफाई हो गया, और इस एसिडिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप किया गया। और इस प्रोटॉन पंपिंग की वजह से, चूंकि यहाँ एक कॉमन पंप है हाइड्रोजन और पोटाशियम के लिए, तो अगर हाइड्रोजन को बाहर भेजा जा रहा है तो पोटाशियम उसके ज़रिए से फिर अंदर आ रहा होगा ताकि वो मैलेट की जो नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके।
क्लियर। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैलिक एसिड का बनना है ये पोटाशियम आयन की अपटेक में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। अगेन बात फिर वही होगी कि डे टाइम में एक्टिव अपटेक ऑफ पोटाशियम होगी, एंडोस्मोसिस होगा, टर्जिड होगा, ओपनिंग हो जाएगी। रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। अगर ये पोटाशियम आयन एक्टिवली दिन के वक्त अंदर आ रहा था तो पैसिवली जाना इसके लिए बहुत आसान होता है। तो अगेन ये सारे प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं और रिवर्स होने की वजह से पोटाशियम आयन बाहर आना शुरू हो जाता है। जब पोटाशियम आयन डिफ्यूजन के ज़रिए से बाहर आएगा तो एक्सोस्मोसिस होगी, फ्लैसिडिटी होगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये बड़े आसान से आर्टिकल्स हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल रह गया जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो अगेन ये जो पिछला आर्टिकल हमने पढ़ा है, आज का आर्टिकल पढ़ा है, अगले टॉपिक को समझने के लिए दोनों आर्टिकल की जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, फिर अगले लेक्चर की तरफ आप लोगों ने जाना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।